नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हम डिस्कस कर रहे हैं जीएस और जीके का प्रैक्टिस सेट। तो हर रोज की तरह जल्दी से सभी क्लास को स्टार्ट कर लेंगे और क्लास शुरू करने से पहले एक बार शेयर जरूर कर देंगे क्लास को, तो जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उन तक भी ये चीजें पहुंच सकें, क्योंकि हम पिछले सालों में पूछे गए प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आए हैं। आपको पता है कि एग्जाम आपका 4 फरवरी से शुरू हो रहे हैं और 25 फरवरी तक चलेंगे। आपका जिस दिन नंबर आ जाए उस दिन आपका एग्जाम होगा, एडमिट कार्ड में आपको पता लग जाएगा। ठीक, तो हम इसमें क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ स्टैटिक जीके का टॉपिक भी डिस्कस करेंगे, जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर। भारत में संविधान सभा इस्टेब्लिश की गई थी किसके अधीन, किसके तहत? भारत में संविधान सभा का गठन किसके तहत किया गया था? भारत में संविधान सभा का गठन किसके तहत किया गया था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और क्रिप्स मिशन 1942, कैबिनेट मिशन 1946 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो जल्दी से बता दे भाई, आसान सवाल है। कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या है? क्या है इसमें बताओ भाई। तो देखो, शुरुआत में क्रिप्स आया, लेकिन वो उससे बात बनी नहीं। क्रिप्स मिशन जो आया उससे बात बनी नहीं, लोगों को वो पसंद नहीं आया। ठीक है, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं थी। क्रिप्स मिशन सभी की इच्छाओं पर खरा नहीं उतरा, फिर वो क्रिप्स वापस चला गया और उसके बाद कैबिनेट मिशन आया 1946 में। तो कैबिनेट मिशन के बिहाफ पर संविधान सभा का गठन हुआ। ये कैबिनेट मिशन 1946 के बिहाफ पर संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। संविधान सभा जिसको जिम्मेदारी दी गई थी दो। पहली जिम्मेदारी थी संविधान बनाना है, पहली जिम्मेदारी थी संविधान निर्माण करना है। क्या करना है? पहली जिम्मेदारी संविधान निर्माण, और दूसरी जिम्मेदारी, क्योंकि अभी इलेक्शन नहीं हुए थे लोकसभा के, तो पार्लियामेंट आई नहीं, तो पार्लियामेंट ने काम करना शुरू तो नहीं किया। तो जब तक पार्लियामेंट काम करना शुरू नहीं कर देती, तब तक कानून बनाने का काम भी संविधान सभा करेगी। कानून बनाने का काम भी संविधान सभा करेगी। इसी विशेषता के आधार पर इसको, संविधान सभा को, मिनी पार्लियामेंट कहा जाता है। इसी के आधार पर इसको मिनी पार्लियामेंट कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पहले प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पहले प्रेसिडेंट हैं, तो ये राष्ट्रपति बने। तो इनके राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव भी किसने करवाया? चुनाव भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा ने करवाया। किसने करवाया? संविधान सभा ने करवाया। संविधान सभा की जो बैठक है वो 9 दिसंबर को हुई। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें अस्थायी अध्यक्ष थे। इसके अस्थायी अध्यक्ष थे, कौन थे अस्थायी अध्यक्ष? सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे ये अस्थायी टेम्परेरी प्रेसिडेंट। और उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को फिर से मीटिंग होती है, और तब जो अध्यक्ष हैं परमानेंट, वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है भाई। अब देखो, संसद ने काम करना कब से शुरू किया? तो संविधान सभा खत्म हो गई, क्योंकि संसद ने काम करना शुरू कर दिया था। कब से? 13 मई 1952 से। 13 मई 1952 से संसद ने काम करना शुरू कर दिया था।
ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। आगे देखें, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड, ये है आपकी कुछ इमेज पुरानी, जो सेंट्रल हॉल है पार्लियामेंट का, ये जो पुरानी पार्लियामेंट थी उसी में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ये, तो ये पुराना फोटो है वहां का, अब तो नई पार्लियामेंट बन गई है। आगे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, भारतीय संविधान सभा के बारे में कौन सा कथन सत्य है, करेक्ट है, 12वां प्रश्न है आपके सामने। तो इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज, बिल्कुल सही बात है, ये सार्वभौमिक मताधिकार पर, यानी कि वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यानी कि जिस प्रकार आज 18 साल से ऊपर के सभी व्यक्ति वोट दे सकते हैं और चुन सकते हैं, वैसा इसमें नहीं था, ये पार्शियली इलेक्टेड थी, पार्शियली नॉमिनेटेड थी। तो करेक्ट तो ये हो गया, बाकी सेकंड पढ़िए, डायरेक्ट इलेक्शन इट रिजल्ट्स रिगार्डिंग डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। इट वॉज नॉट अ मल्टी पार्टी बॉडी, तो नहीं मल्टी पार्टी बॉडी थी, गलत है ये भी गलत है, हमें सही बताना है। और इट वॉक्ड थ्रू सेवरल कमिटी, इसने संविधान सभा ने जो काम किया वो कई समितियों के गठन के आधार पर किया, यानी कि संविधान सभा को काम दिया गया था संविधान बनाने का, लेकिन संविधान बनाने के लिए अलग अलग व्यक्तियों के नेतृत्व में अलग अलग समिति का गठन किया गया और उस समिति को अलग अलग काम बांट दिए गए, सब लोगों ने मिलकर काम किया, तब ये संविधान निर्माण का काम पूरा हुआ। जैसे एक कमेटी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जो अध्यक्ष थे उसके प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो कौन थे, BR अंबेडकर, कौन थे, अंबेडकर। और यूनियन पावर कमेटी के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, आंसर बताना है करेक्ट, तो इट वर्कड थ्रू सेवरल कमिटी, तो पहला सही हो जाएगा और डी सही हो जाएगा, यानी कि ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। तो पहला बिल्कुल सही है, वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ये सही बात है। और चौथा, इसने अलग अलग कमेटी के आधार पर काम किया, संविधान सभा के अधीन में बहुत सारी कमेटीज थी जिनको काम बांट दिया गया था, सब लोगों ने अपना अपना हिस्से का काम किया और संविधान बनकर तैयार हो गया। तो ए और डी सही है और ए और डी आ रहे हैं इसमें, ठीक है। तो ए आंसर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। आगे देखो, हु वॉज द फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो हमें अच्छे से पता है पहला इलेक्टेड चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद है, क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी चेयरमैन थे, सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक। और जबकि राजेंद्र प्रसाद ये स्थायी अध्यक्ष हैं, ये क्या है, स्थायी अध्यक्ष हैं, ध्यान रखना, स्थायी अध्यक्ष। तो आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, यही राष्ट्रपति बने पहले। क्लियर, देखो यहां दिया भी है, मैंने आपको अभी बताया कि 9 दिसंबर को तो मीटिंग होती है, तब ये सच्चिदानंद सिन्हा चेयरमैन थे, फिर 11 दिसंबर को मीटिंग होती है 1940 में, राजेंद्र प्रसाद को जो है नाम प्रपोज्ड किया था JB कृपलानी ने और इन्हें परमानेंट अध्यक्ष बनाया गया था। Which of the following is not a method to calculate the GDP, सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने का कौन सा मेथड नहीं है, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी कैलकुलेट करने का कौन सा तरीका नहीं है। तो ध्यान देंगे दोस्त, प्रोडक्ट मेथड यानी कि उत्पादन विधि, यहां देखो आप, उत्पादन विधि, इंडिया में जीडीपी कैलकुलेट की जाती है किन किन तरीकों से, तो पहला है उत्पादन विधि, ये जीडीपी कैलकुलेट करने का तरीका है, सही बात है। ये तो आपसे पूछा है कौन सा नहीं है ना, कौन सा नहीं है, लेकिन पहला तो है। डिमिनिशिंग कॉस्ट मेथड यानी कि घटती लागत विधि, ये नहीं है। इनकम मेथड, आय विधि, ये भी
जीडीपी कैलकुलेट करने का एक तरीका है आय विधि, और एक्सपेंडिचर मेथड यानी कि व्यय विधि ये भी एक तरीका है जीडीपी कैलकुलेट करने का। तो पहला, तीसरा और चौथा ये तो तरीका है, दूसरा नहीं है। आंसर क्वेश्चन वही पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो डिमिनिशिंग कॉस्ट मेथड नहीं है। अभी आप ध्यान दीजिए, यहां पे जो जीडीपी है, जीडीपी नेशनल इनकम, ठीक है, जीडीपी से ही आगे नेशनल इनकम बनता है। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पर जब निकालते हैं तो नेशनल इनकम की गणना करने हेतु, नेशनल इनकम की गणना कौन करता है? एनएसओ। कौन करता है? एनएसओ, ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। कौन करता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये करती है गणना, ठीक है भाई। और ये जो एनएसओ है ये किस मंत्रालय के अधीन में काम करता है? तो मॉस्पी मंत्रालय, MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, इसके तहत ये एनएसओ काम करता है कैलकुलेट करने का, ठीक है, याद रखेंगे। चलो आगे देखो, द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, कोई भी देश की आर्थिक उन्नति हो रही है या नहीं हो रही, ये पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? किसी देश, कोई देश इकोनॉमिकली डेवलप कर रहा है, विकसित हो रहा है, तो इस बात को जानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो भाई देखो, उस देश में रहने वाले लोगों की इनकम का पता कर लो। अगर उनकी इनकम बढ़ रही है, इसका मतलब है देश भी ग्रो कर रहा है। तो कौन सी इनकम? पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय जो है कैसे निकलेगी, है ना? तो प्रति व्यक्ति आय बराबर कुल जनसंख्या, प्रति व्यक्ति आय बराबर कुल राष्ट्रीय आय, कुल राष्ट्रीय आय, देश की कुल राष्ट्रीय आय, और डिवाइड कर दो इसको देश की कुल जनसंख्या से, डिवाइड कर दो इसको देश की कुल जनसंख्या से, ठीक है। तो ऐसे निकल आएगा आपका पर कैपिटा इनकम। क्या आ जाएगा? पर कैपिटा इनकम आ जाएगा। तो अगर पर कैपिटा इनकम PCI, पर कैपिटा इनकम अगर इंक्रीज हो रही है तो समझ जाइए इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, भीमबेटका इज फेमस फॉर, भीमबेटका किसके लिए फेमस है? तो रॉक पेंटिंग के लिए, बुद्धिस्ट स्टैच्यू के लिए, मिनरल्स के लिए, या ओरिजिन ऑफ सोन रिवर। तो भीमबेटका जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉक पेंटिंग, पत्थर पर पेंटिंग। ये देख पा रहे हैं, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? पत्थर पर पेंटिंग बनाने के लिए ये भीमबेटका जगह प्रसिद्ध है। ये है भीमबेटका ग्रुप, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये कहां पर है? ये भोपाल के पास है। ये मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर दूर है, लगभग 40 किलोमीटर दूर है। और यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में काउंट किया है। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कैलकुलेट, मतलब उसको शामिल किया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहां पे लगभग 133 पिक्चर हैं, 133 पिक्चर हैं, और 700 रॉक शेल्टर हैं। 133 पिक्चर हैं और 700 रॉक शेल्टर हैं यहां पे। तो भीमबेटका जो प्राचीन काल का है, वो उसमें वो किसके लिए फेमस है? रॉक पेंटिंग के लिए फेमस है। पत्थर पर इमेज बनाने से संबंधित चीजें यहां देखने को मिलती हैं आपको। और ये भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, उससे 40 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक, ध्यान रखेंगे ये। आगे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित क्या है? हड़प्पा सभ्यता से संबंधित क्या है इनमें से? तो सुमेरियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। तो भाई देखो,
हड़प्पन सिविलाइजेशन से संबंधित है IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। क्या है दोस्त? सिंधु घाटी सभ्यता। क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता, इससे संबंधित है। अब सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये किस में आएगा? सिंधु घाटी सभ्यता आ जाएगा आपका प्रोटो हिस्ट्री वाले पार्ट में। जब हम देखते हैं ना हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं, हिस्ट्री को हम डिवाइड करते हैं तो एक कैटेगरी बनती है प्री हिस्ट्री, एक कैटेगरी बनती है प्री हिस्ट्री, दूसरी बनती है प्रोटो हिस्ट्री, दूसरी बनती है प्रोटो हिस्ट्री, और तीसरी कैटेगरी बनती है हिस्टोरिकल पीरियड। तो यहां देखो प्री हिस्ट्री में वो चीजें आती हैं जहां पे कोई रिटन एविडेंस अवेलेबल नहीं है, रिटन एविडेंस अवेलेबल नहीं है, रिटन एविडेंस नहीं है। और प्रोटो हिस्ट्री वो है जहां पे रिटन एविडेंस अवेलेबल हैं, रिटन एविडेंस लिखित साक्ष्य अवेलेबल हैं, लेकिन हम पढ़ नहीं सकते, हम पढ़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनकी जो स्क्रिप्ट है, लिपि है, वो समझ में नहीं आती। तो प्री हिस्ट्री प्रागैतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, तो प्रागैतिहासिक काल में वो चीजें आएंगी जिनके बारे में लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इनकी जानकारी हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से मिलती है ना, लिटरेचर से मिलती है, फॉरेन ट्रैवलर हैं उनकी बुक्स हैं उनसे मिलती है। लेकिन प्रोटो हिस्ट्री में लिखित साक्ष्य अवेलेबल हैं, लिखित साक्ष्य अवेलेबल हैं, लेकिन हम उन्हें पढ़ नहीं सकते। और हिस्टोरिकल पीरियड वो है जब जिसमें रिटन साक्ष्य भी अवेलेबल हैं लिखित, और हम पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो हिस्टोरिकल पीरियड ही डिवाइड हो जाता है एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न में। प्रोटो हिस्ट्री में आ जाता है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ये आ जाएगा आपका प्री हिस्ट्री में। आ जाएगा आपका कौन सा? जो मीजोलिथिक पार्ट, मीजोलिथिक वाला एज है ना, स्टोन एज है, वो सब इसमें आ जाएगा। तो फिलहाल याद रखें सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पन सिविलाइजेशन का ही से ही संबंधित है। अब सिंधु घाटी सभ्यता जो आपकी हड़प्पन साइट्स हैं वो ज्यादातर कहां है? पाकिस्तान में है आज की डेट में। ठीक, अब आपके लिए सवाल है, आपके लिए सवाल क्या है? राखी गढ़ी कहां पर है? राखी गढ़ी, राखी गढ़ी ये जो साइट है इसकी लोकेशन बता दो आप, इसकी लोकेशन बता दो कहां पर है, कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। ठीक, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी हुई है आपको। एक तरफ दिया है सूची 1, एक तरफ दिया है सूची 1 और दूसरी तरफ दिया है सूची 2, और ये मैच करना है आपको, ये मैच करना है आपको। हड़प्पा, हस्तिनापुर और नागार्जुन और पैथन, तो गोदावरी, रावी और गंगा और कृष्णा। ये बताइए जल्दी से बताइए। 18वां प्रश्न आपके सामने, 18वां प्रश्न आपके सामने है। तो देखो भाई, हड़प्पा कहां पर है? रावी के पास। हस्तिनापुर कहां पर है? हस्तिनापुर। हड़प्पा कहां है? रावी के पास। हस्तिनापुर है आपका गंगा। ठीक है, नागार्जुन कहां है? कृष्णा। पैथन कहां है? गोदावरी। तो बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। तो ये रिवर, इसके किनारे ये शहर। ठीक है, ये देखो आप, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन है। तो हड़प्पा रावी के पास हो गई, हस्तिनापुर गंगा के पास हो गया, नागार्जुन कोंडा कृष्णा रिवर के पास हो गया, पैथन गोदावरी के पास हो गई। ये है हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, याद रहेंगे, बहुत बढ़िया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सिटीज फ्रोज ऑफ प्लाउड फील्ड हैव बीन फाउंड, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा शहर में जुते हुए खेतों की खाइयां पाई गई हैं? निम्नलिखित में से किस हड़प्पा शहर में जुते हुए खेतों की खाइयां पाई गई हैं? जुते हुए खेतों की खाइयां
पाई गई हैं। 19वां प्रश्न है आपके सामने, तो देखो कालीबंगा, धोलावीरा, मोहनजोदाड़ो और लोथल। तो जो कालीबंगा है वहां पर जुते हुए खेतों की खाइयां पाई गई हैं। अब आपके लिए सवाल है क्या मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? बताइए जल्दी, किसे कहा जाता है? जल्दी से बताएं। ठीक, तो ये बताना है। दूसरा जो आपको बताना है वो है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल कब स्टार्ट हुआ? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, जानवरों को पालना, एनिमल्स कब स्टार्ट हुआ? वो कौन सा टाइम पीरियड था? कब स्टार्ट हुआ? जल्दी से बताएं। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज, सदर्न मोस्ट, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, एक्सट्रीम पॉइंट हम पढ़ते हैं इंडिया के, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। तो सबसे एक्सट्रीम साउथ पॉइंट, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट या पॉइंट कैलीमेरे? बताओ भाई। तो देखो सबसे जो साउदर्न पॉइंट है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, वो है आपका इंदिरा पॉइंट, वो है आपका इंदिरा कोल। ये देखो यहां देखो एक्सट्रीम पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, तो जो इंदिरा कोल है ये आपका है यहां इंदिरा पॉइंट, ये सबसे दक्षिणतम बिंदु है भारत का। अब यहां देखो इंडिया की नॉर्थ से लेके साउथ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 3214 किलोमीटर। भारत की नॉर्थ से लेके साउथ तक की जो दूरी है वो 3214 किलोमीटर है, और वहीं वेस्ट से ईस्ट की ओर भारत की जो दूरी है वो 2933 किलोमीटर है, वो 2933 किलोमीटर है। अब उत्तरी पॉइंट, ठीक है, इंदिरा कॉल, हाँ ठीक है भाई, ठीक 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 ठीक, क्लियर। ये किबुथु कलांगू है पश्चिमतम बिंदु, और ये आपका है गौर माता, ठीक, और दक्षिणतम बिंदु है कैंप कैम्ब्रेन कन्याकुमारी, और ये यहां पे है उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल। ठीक, ध्यान रखेंगे इसको। आगे देखिए, अब है आपका स्टैटिक वाला पोर्शन, देखें इसको। मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था, मेगास्थनीज की जो बुक है जिसका नाम है इंडिका, मेगास्थनीज की बुक जिसका नाम है इंडिका। मेगास्थनीज कौन था? ये फॉरेन ट्रैवलर था, विदेशी यात्री था। मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त के मौर्य के शासनकाल में आया। अब यहां पे जो अर्थव्यवस्था है भारत की उसके बारे में मेगास्थनीज ने अपनी किताब में जिक्र किया है। तो मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो कृषक बहुत धनी थे, जो कृषक थे बहुत धनी थे, अकाल नहीं पड़ता था, जबकि अन्य स्रोतों से चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में अकाल का वर्णन मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के जो अन्य सोर्सेज हैं उनमें अकाल का डिटेल मिलता है, लेकिन इंडिका में ऐसा कोई जिक्र नहीं किया है कि अकाल पड़ता था, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। कृषि मुख्य व्यवसाय था, मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर था, पैतृक व्यवसाय का प्रचलन था, और मेगास्थनीज के अनुसार राजा भू राजस्व के रूप में उपज का 1/4 भाग लेता था। ठीक है, और कौटिल्य ने भू राजस्व की मात्रा 1/6 बताई है, जो अर्थशास्त्र किताब है। मेगास्थनीज ने सोना खोदने वाली चींटियों का उल्लेख किया है, और भारतीय घोड़े एवं एक विशेष प्रकार के एक सींग वाले घोड़े का उल्लेख किया है, उसका नाम काटजन था। क्या था? काटजन था। ये मेगास्थनीज की इंडिका किताब में जानकारी है। उसने एक नदी की चर्चा की है जिसमें सोना निकलता था। मेगास्थनीज ने इंडिका किताब में एक नदी की चर्चा की है जिसमें सोना निकलता था। ठीक है,
अब ये तो अर्थव्यवस्था हो गई भारत की इंडिका के अनुसार। अब इंडिका के अनुसार भारत की राजनीतिक दशा कैसी थी? तो राजा अत्यंत शक्तिशाली था और राजा की अंगरक्षक स्त्रियां थीं। ठीक, अपराध कम होते थे और दंड के विधान कठोर थे। अपराध बहुत कम होते थे लेकिन दंड बहुत कठोर दिया जाता था जो भी अपराध करता था। राजकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर मृत्यु दंड का प्रावधान था और राजा न्यायप्रिय था एवं राज्य शांत सुखी था। राजा न्यायप्रिय था एवं राज्य शांत और सुखी था। ठीक है भाई, तो ये याद रखने आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, भूलेंगे नहीं, रिवाइज कर लेंगे इसको। आई होप क्लास पसंद आई होगी। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। तो मैं प्रेमपाल सिंह विदा लेता हूं आपसे, फिर मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।